हेलो, नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोर्ट से मैं आज फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैंने ये सिलसिला जारी रखा है कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूंगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक जिस्ट ऑफ जजमेंट्स जो है उसका जिक्र करूंगा, ताकि कुछ जजमेंट्स जो है और कवर अप हो जाए। क्योंकि जो लैंडमार्क जजमेंट की बात करूं तो उसमें कई सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उसके बारे में ही मैं बात करना चाहूँगा। अन्यथा क्या होगा कि ये जो वीडियो का सिलसिला है वो इनडेफिनेट चलता रहेगा, सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स को लेते हुए। तो वैसे जो मेरी खुद की अपनी लिस्ट है, जिसे मैंने काफ़ी रिसर्च और मेहनत से बनाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ बुक विच इज़ लैंडमार्क जजमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये मेरा खुद का रिसर्च है और ये मैंने खुद कंपाइल किया हुआ है बाकायदा बुक फॉर्मेट में। तो of course courtesy to my interns and the research associate, जो एक नहीं कई सारे नेशनल लॉ स्कूल से जुड़े हुए ये विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे। तो वो कर्टेसी उनको हमेशा रहेगी। और लेकिन उस बुक के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो उसमें कई सारे जजमेंट्स हैं, तो इसलिए मैं जो है एक सिनॉप्सिस के तहत जो चुनिंदा और कुछ जजमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आज ये जो वीडियो बनाऊंगा। और आज का ये जो कैप्सूल वीडियो रहेगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में फ़िलहाल ये आखिरी वीडियो रहेगा लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। फिर इस सिलसिले को मैं आगे फ्यूचर में दोहराऊंगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पीसमिल बेसिस में जाना चाहूँगा। अन्यथा एक ही साथ में अगर लैंडमार्क जजमेंट की बात करूँ तो इसमें 2-4 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे, तो वो बोरियत सी हो जाती है, मोनोटोनस सा हो जाता है कि एक ही सब्जेक्ट को लेके अगर मैं बैठ जाऊँ 3-4 महीने या 2 महीने कंटिन्यूटी में, वो आपको एक प्रेक्षक के नाते भी बोरियत होगी और मुझे भी उसमें एक बोरियत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मोनोटोनस सा होगा। तो मैं सब्जेक्ट को चेंज करके जो है इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। फिर मैं वापस से लैंडमार्क जजमेंट के बारे में फिर से शुरुआत करूँगा, जैसे मैंने वो सिलसिला शुरू किया था कि फेमस पर्सनालिटियाँ या नामी गिरामी पर्सनालिटियाँ, उनसे जुड़े हकीकत, कहानी, अफसाना और उनसे जुड़ा कानूनी मसला। तो मैंने कुछ व्यक्तियों के बारे में बात की, फिर मैंने रोक दिया, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जजमेंट के बारे में, लैंडमार्क जजमेंट के बारे में मैंने बात करना शुरू कर दी। फिर उसको आज मैं जो 2-4 जजमेंट या 5 जजमेंट या 6 जजमेंट के बारे में बात करूँगा इन सिनॉप्सिस जिस देते हुए। उसके बाद में ये वीडियो लैंडमार्क जजमेंट के बारे में फ़िलहाल आज की तारीख में रोक के फिर इसे मैं फ्यूचर में वापस जो आज से आज के बाद से जो छुटे हुए जजमेंट रहेंगे उसको पीस मिल में 10-10 या 15-15 के गैप में मैं कोशिश करूँगा और भी कुछ जजमेंट्स को नरेट करने की। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज मैं जो जिस्ट ऑफ जजमेंट्स है उसके बारे में, ये सारे इंटरनेशनल जजमेंट्स हैं और ये कर्टिसी जो है वो ऑफकोर्स इंटरनेशनल IPR प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जाता है, जिनके तहत मैं जुड़ा हूँ और उनसे मैं रिसर्च मटेरियल गैदर करते रहता हूँ। तो आज के जजमेंट में अगर मैं पहला जजमेंट अगर कोट करूँ, मैं इसके जिस्ट में मैं जाऊँगा, लेकिन पहले मैं टाइटल डिस्क्लोज कर दूँ, एडिडास वर्सेस थॉम ब्राउन। फिर दूसरा जजमेंट आता है यूट्यूब वर्सेस वायाकॉम। फिर तीसरा जजमेंट है मोटरोला वर्सेस एप्पल वर्सेस सैमसंग एंड गूगल। फिर चौथा जजमेंट है ब्लैकबेरी वर्सेस टाइपो प्रोडक्ट्स। पांचवा जजमेंट है गूसी वर्सेस गेस GUESS। छठा जजमेंट है ब्रेड्स वर्सेस बाबी डॉल, आपने सुना होगा वो। सातवां जजमेंट है द म्यूज़िक इंडस्ट्री वर्सेस नैपस्टर। आठवां जजमेंट है एसोसिएट प्रेस वर्सेस फेरी। और 9वां जजमेंट है VLSI टेक्नोलॉजीज वर्सेस इंटेल। और 10वां जजमेंट है जॉन फोगेट्री वर्सेस जॉन फॉरगेटी प्रिसाइजली। तो ये 10 जजमेंट है। मैं इसके
इन डिटेल नैरेटिव्स में नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त में हर एक जजमेंट के बारे में मोटा मोटी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं एडिडास वर्सेस एडिडास। ये जो है 2018 में अमेरिका का फैशन ब्रांड है जो थॉम ब्राउन है। उन्होंने स्नीकर्स जो होता है उसके लिए ट्रेडमार्क जो है प्रोटेक्शन चाहा, यानी कि उन्हें अप्लाई किया, और उनका जो डिस्टिंक्टिव रेड, वाइट और ब्लू स्ट्रिप्स होता है उसके बारे में उन्होंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किया। अब जो है एडिडास जो है जर्मन मल्टीनेशनल है, ग्लोबल ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, क्रॉस बॉर्डर ब्रांड जिसे कहा जाता है। तो उनका अपना स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो उनके भी स्पेसिफिक स्ट्रिप्स जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो एडिडास एक हैबिचुअल है, अगर इस तरह का कोई स्पोर्ट्स वियर अगर कोई और लॉन्च करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो प्रोटेक्टेड ट्रेडमार्क है स्ट्रिप्स का स्पोर्ट्स वियर के ऊपर, अगर वो कोई कॉपी करता है तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले स्केचर्स एंड जूसी कॉचर के अगेंस्ट में किया था। तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन्होंने जो थॉम ब्राउन, जिनका ये डिज़ाइन जो है स्नीकर था जिस पे रेड, वाइट और ब्लू स्ट्रिप था, ये उनका डिज़ाइन स्नीकर था। तो इन्होंने एडिडास ने ये मुकदमा दायर किया अमेरिकन कंपनी के खिलाफ 2021 में। एलिगेशन था ट्रेडमार्क डिज़ाइन का इन्फ्रिंजमेंट और $867.225 अमेरिकन डॉलर का जो है डैमेजेस मांगा और प्रॉफिट भी मांगा, जो उन्होंने 7,011.961, फिगर तो बहुत बड़े बड़े हैं, इतना पैसा तो देख के चकरा ही जाऊंगा मैं, लेकिन बहरहाल डैमेजेस और शेयर इन द प्रॉफिट मांगा। लेकिन जो है जो जजमेंट आया वो थॉम ब्राउन के फेवर में आया, क्योंकि जो डिज़ाइन था अपने आप में, जो उनका जो डिज़ाइन था स्पेसिफिक डिस्टिंग्यू रेड और वाइट और ब्लू का, वो जो है डिज़ाइन एक्ट के अंदर एडिडास के नाम पे जो है ऐसा कोई डिज़ाइन रजिस्टर नहीं था, ना ही उनका उस तरह का कोई क्लेम था, और वो ये प्रूव नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से जो है ये थॉम ब्राउन है, इन्होंने आर्गूमेंट किया कि कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता नहीं। और ये जो आइकॉनिक 3 पैरेलल स्ट्रिप डिज़ाइन है थॉम ब्राउन की, वो 15 साल से वो ब्रांड एग्जिस्टेंस में है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एडिडास के सीईओ है उनसे उन्होंने मिलने की कोशिश भी की 2007 में, एलेजिंग इंटेंशनल साइलेंस फ्रॉम एडिडास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रोथ फ्रॉम थॉम ब्राउन। यानी कि उनका कहना था कि ये जो पर्टिकुलर स्नीकर है वो 15 साल से एग्जिस्टेंस में इसी डिज़ाइन के तहत, लेकिन 15 साल से एडिडास तो चुप बैठा था, और उन्होंने अप्रोच भी किया था कि आपकी ये चुप्पी क्या साथी है फिलहाल। लेकिन जो है डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट था, जो जिसके के रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर यानी प्रोप्राइटरी क्लेम जो थॉम ब्राउन के फेवर में था, तो रूल भी उनके फेवर में गया और एडिडास के खिलाफ गया। अब यूट्यूब वर्सेस जो वायाकॉम है, ये 2007 का मसला है, जिसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ड्यू टू होस्टिंग ओवर ऑफ 150,000 क्लिप्स फ्रॉम वायाकॉम टेलीविजन शोज एंड ओन प्रॉपर्टीज ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली यूट्यूब का ये क्लेम था, एलिगेशन था कि वायाकॉम जो है उनके जो कई सारे जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड क्लिप्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उसको क्लिपिंग करके ये जो वायाकॉम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाता था, तो उसके खिलाफ ये डैमेजेस और डैमेजेस $1 बिलियन का डैमेजेस इन्होंने मांगा। यूट्यूब का कंटेंशन ये था कि एज एन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर दे वर नॉट लीगली लायबल फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मटेरियल होस्टेड ऑन देयर वेबसाइट, पिवटल पॉइंट इन द लॉसूट। तो नहीं, बेसिकली ये वायाकॉम का कंप्लेंट अगेंस्ट यूट्यूब के खिलाफ था। तो जो यूट्यूब का कंटेंशन ये था कि एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर दे वर नॉट लीगली लायबल फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मटेरियल होस्टेड ऑन देयर वेबसाइट। तो ट्रायल जज के सामने जो है वायाकॉम एंगेज 18 मार्केटिंग एजेंसीज टू क्रिएट अनऑफिशियल अकाउंट्स एंड अपलोडेड कंटेंट एनॉनिमसली
forming a part of guerrilla marketing campaign. Compounding the issue, Viacom had no means of identifying which account belonged to them, resulting in a situation where Viacom was inadvertently suing a company to remove the content that Viacom itself had uploaded. Seizing on this error, the YouTube argued that since they could not discern Viacom account, it would be unreasonable to expect them to differentiate between infringing and non-infringing content. This misjudgment proved detrimental to the Viacom case, leading to the ruling in favor of the YouTube. Basically जो है Viacom जो भी उसके भी जो कंटेंट होते हैं वो जो कई सारे रिसोर्स मटेरियल से अपलोड करता था, तो YouTube का कहना था कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते हैं तो उसके लिए वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस उनके खिलाफ नहीं बनता है अगर उस तरह के मटेरियल अगर वो होस्ट होते हैं उनके वेबसाइट पे। तो ये बेसिक कंटेंशन था जो कि YouTube के फेवर में गया। फिर मोटोरोला वर्सेस एप्पल वर्सेस सैमसंग, ये जो जजमेंट है वो 2010 का है। स्मार्टफोन जो नेसेसिटी हो गई दुनिया में, हर एक इंसान की ज़रूरत सी हो गई, तो एप्पल का प्राइमरी कंसर्न wasn't just Samsung but also Google Android software which powered Samsung's phones and those of other third party manufacturer। तो ये एप्पल जो है अपने आप को उस स्थिति में पाता है जिससे वो लीगल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो जाता है सैमसंग और गूगल के खिलाफ ओवर एन अलेज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन राइट रिलेटेड टू देयर फोन प्रोडक्ट्स है। तो गूगल की लीगल टीम वगैरह जो इन्वॉल्व होती है, लीगल बैटल फाइट होता है, और एक्विजिशन जो था कि एप्पल्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सेवरल पेटेंट रिलेटेड टू द 3G फोन ऑपरेशन वाइल एप्पल्स काउंटर क्लेम एक्यूजिंग मोटोरोला ऑफ वायलेटिंग पेटेंट राइट्स कंसर्निंग द वेरियस स्मार्टफोन फीचर। द लीगल बैटल प्रूव्स सो वैक्सिंग फॉर अ कोर्ट दैट इन 2012 द केस was dismissed 3 times. The judges cited insufficient evidence from both the parties and urged them to resolve outside the court. Notably 2012 was द ईयर गूगल एक्वायर्ड मोटोरोला। बेसिकली ये लिटिगेशन जो है वो मेरे हिसाब से ईगो बैटल लिटिगेशन था जिसे जज ने 3 बार ही डिसमिस भी किया, ये कहते हुए कि भाई इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई एविडेंसेस किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आते थे, तो इस हिसाब से वो डिसमिस भी कर दिया था। लेकिन बहरहाल जो है 2012 में मोटोरोला को जो है वो गूगल एक्वायर भी कर लेता है। ब्लैकबेरी वर्सेस टाइपो प्रोडक्ट, ये जो केस है ये अगर मैं इसे कंटेंट को ही पढ़ के बताऊं जो जिस्ट है, इफ़ द आइडिया ऑफ हैविंग अ ब्लैकबेरी स्टाइल फिजिकल कीबोर्ड एड ऑन योर आईफोन अपील टू यू, टाइपो प्रोडक्ट ऑन अमेरिकन बेस्ड कंपनी माइट हैव हैड you covered. However, in 2014, Typo found itself entangled in a legal dispute when BlackBerry sued it for an alleged design infringement of its iconic QWERTY keyboard. यानी बेसिकली ये ब्लैकबेरी जो है उन्होंने टाइपो जो कंपनी है उनके खिलाफ ये डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल किया, ये कहते हुए कि उनका जो कीबोर्ड है QWERTY उसको जो है टाइपो ने हूबहू कॉपी किया। अल्टीमेटली दोनों के बीच का डिस्प्यूट जो है रिजोल्यूशन के थ्रू सेटल आउट हुआ, कंपेलिंग टाइपो प्रोडक्ट टू इंडेफिनेटली डिसकंटिन्यू द ग्लोबल सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट फॉर फोन स्मार्टर दैन 7.9 इंचेस। तो अल्टीमेटली जो एमिकेबल रिजोल्यूशन के तहत ये केस रिजॉल्व हुआ। फिर गूसी वर्सेस गेस, गूसी जो इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है, आई एम सॉरी, ये 2009 में कोर्ट बैटल शुरू हुआ, ये गूसी वर्सेस गेस। इसमें एलिगेशन ये था कि गेस हैड वायलेटेड सेवरल ऑफ गूसी's trademark. Although Gussie claimed 221 million in damages, the final payment was 4.1 million. So what caused the outcome? The judge pointed out a crucial problem in Gussie's case. The companies claimed that it routinely issued cease and desist letters to numerous entities throughout the years. These organizations range from large multinational enterprises to small-scale counterfeits and infringement. The court's decision was influenced significantly by the burden on the Gussie's Defense Department, which was worsened by the budgetary concern and the speculative character of the most of their evidences. बेसिकली जो डैमेजेस मांगा गया था उससे बहुत ही कम डैमेजेस जो है अवार्ड हुआ फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, सिंपल।
फिर बात करते हैं ब्रेड्स वर्सेस बाबी। कार्टर ब्रायंट, इन्होंने ब्रेड्स को डेवलप किया, फॉर्मली वर्कड एज मैटल, द मेकर ऑफ बाबी। During his time at Barbie, he developed the concept of brads, which he eventually sold to one of the Mattel's main competitor, MGA Entertainment. The New Doll franchise, Barbie जो doll है उसकी, the New Doll franchise launched in 2001 and rapidly became largest competitor to the plastic bombshell. In 2008, Mattel sued Bryant and MGA, claiming that Bryant's idea was stolen intellectual property. MGA countersued, resulting into two doll companies going toe-to-toe. MGA accused Mattel of corporate espionage by training its staff to spy on the competitors and resorting to secretive underhand measures such as printing fake business cards and using them to get access to the competitors' private showroom. The dispute finally was settled. यानी कि मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ, अगर उसका मैं संक्षेप में बात करूँ तो बेसिकली जो बाबी डॉल है वो अपने आप में यूनिक डॉल था। उसकी IPR जो थी उनके ओनर और मैन्युफैक्चरर के फेवर में थी। ब्रेड्स का कहना था कि ये इन्फ्रिंजमेंट का केस है, और जो भी उन्होंने तथ्य दिए अल्टीमेटली जो डिस्प्यूट है वो एमिकेबली सेटल होता है with a finding that MGA's favor and an award of 170 millions in damage, but Mattel filed an appeal to overturn the verdict. Strangely ये अगर सेटल हुआ था तो उसके अगेंस्ट में अपील कैसे गया पता नहीं, बट जो एंड ऑफ द डे जो अपील है वो ओवरटर्न होता है, और डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन ऐसे होता है जिससे किसी पार्टी को कुछ भी उसमें अंततः नहीं मिलता। म्यूज़िक इंडस्ट्री वर्सेस नैपस्टर, ये है शॉन फैनिंग, a teenage tech genius, created a Napster software in 1999 while the internet was still in its early stage. It's peer-to-peer file sharing tool that lets you freely share and download music. तो ये प्रोडक्ट का डिटेलिंग है। Napster piqued the interest of the music industry. Lars Ulrich, the drummer for Metallica, sued the software creator in 2000, alleging copyright infringement, unlawful use of digital audio interface device, and racketeering. This is considered to be the first time a well-known musician has directly sued a peer-to-peer file sharing software provider. This triggered a domino effect, with a big record labels such as A&M and others suing Napster. The plaintiff accused the software company of vicarious copyright infringement and were eventually convicted in 2002. To the disappointment of public, Napster was forced to close that year, apologized publicly and paid up to ₹26 million in damages. This incident sparked some people's resentment towards Metallica. तो बेसिकली म्यूज़िक जो है म्यूज़िक लेवल का जो है इन्फ्रिंजमेंट का केस था। रिकॉर्ड्स जो है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं तो जो ट्यून्स होती हैं उसके इन्फ्रिंजमेंट का केस था, जो अल्टीमेटली नैपस्टर को अपना पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ता है इवेंचुअली आफ्टर द कन्विक्शन। एसोसिएट प्रेस वर्सेस फायरी, द आइकॉनिक होप poster that gained traction during the President Barack Obama's first presidential campaign in 2008. This artwork was crafted by renowned street artist Shepard Fairey and became a symbol closely associated with Barack Obama campaign. However, in 2009, it was revealed that the design originated from an original photograph taken by freelance photographer Manny Gracia of Associated Press. The Associated Press sought compensation, leading Fairey
to counter with defense asserting that his design fell under fair use and did not devalue the original photograph. Ultimately, in 2011, a private settlement was reached between the Associated Press and Ferry. The terms of the settlement included a sharing of profit derived from the artwork. यानी कि जो बराक ओबामा का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था 2008 में, उसमें जो होप का जो पोस्टर बनाया था, बैनर बनाया था, उसको ऐसा क्लेम किया था वहाँ के एक स्ट्रीट आर्टिस्ट शेफर्ड फेरी ने कि उन्होंने बनाया है। हालांकि बाद में ये जो है एसोसिएट प्रेस है, उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया, ये कहते हुए कि ये ओरिजिनली जो है उनके फ्रीलांस फोटोग्राफर मैनी ग्रेशिया ने इसे डिज़ाइन किया था और इस तहत ये इस तरह का मुकदमा चलता है, वो इवेंचुअली सेटलमेंट के तहत रिजॉल्व होता है। फिर VLSI टेक्नोलॉजीज वर्सेस इंटेल 2021, VLSI टेक्नोलॉजीज took legal action against the Intel, the prominent chip manufacturer and tech giant, citing patent infringement related to semiconductor technology. The high-profile case spanned multiple regional courts across the United States. The stakes were substantial, involving billions of dollars, and Intel experienced at 4% decline in its stock value during these events. The initial trial ruled in favor of VLSI, awarding them $2 million. Intel appealed the verdict in Washington. The court agreed that Intel had infringed another of VLSI patent, but underlined the necessity for fresh trial to validate the harm estimate and determine an appropriate award. In ensuing trial, VLSI received further $1.5 billion in damages as a separate jury in Texas ruled in favor of the VLSI, awarding them $949 million in patent-related damages in 2022. However, in 2022, the Federal Circuit determined that there was insufficient evidence for an initial jury to infer that Intel had infringed on at least one of the patents in dispute, a portion of the verdict worth as estimated $675 million. So basically ये सेमीकंडक्टर के से रिलेटेड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस था, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी का क्लेम था कि जो सेमीकंडक्टर जो है वो उनका जो पेटेंट है वो उनके फेवर में, जिसे इंटेल ने इसे अपने बेनिफिट के लिए इसे इन्फ्रिंज किया। अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट इनिशियली $2 बिलियन का अवार्ड कॉम्पनसेशन करता है VLSI के फेवर में, जिसे चैलेंज करता है इंटेल, लेकिन वो रीट्रायल में जाता है और फिर रीट्रायल में फर्दर $1.5 बिलियन जो है वो जूरी अवार्ड करती है। और इवेंचुअली जो फेडरल कोर्ट है जो उसका मानना ये होता है कि जूरी के पास इनसफिशिएंट एविडेंस था इस तरह के आउटकम के लिए, जिससे कि एस्टिमेटेड जो अवार्ड था वो $675 मिलियन के तहत ही रिजॉल्व होता है। आखिरी जो मसला है जॉन Fogerty versus John Fogerty. In one of the oddest copyright cases ever, litigant, a record label, sued a musician for sounding similar to himself in a song he wrote and performed decades before. John Fogerty is a musician and a composer who was a part of Creedence Clearwater Revival (CCR). He later quit the group to pursue a solo career, which paid off in 1980s. However, everything changed when he published a song called "The Old Man Down the Road," which was later sued by CCR record label Fantasy Records for alleged plagiarizing "Run Through the Jungle." John Fogerty was sued over a song he wrote himself. The judge ultimately sided with Fogerty, adding, "You can't plagiarize yourself," effectively ending any further debate about whether or not he plagiarized himself. Following his victory, Fogerty filed a countersuit against Fantasy label to collect the money he spent on litigation. The case proceeded to the United States Supreme Court, where it was eventually resolved in the plaintiff's favor. The judge determined that the circumstances of the case contradicted the fundamental aim of copyright legislation, which was to protect creative undertakings and foster the new ideas. तो बेसिकली ये जो राइटर है, सॉन्ग राइटर
इनका जो सॉन्ग था उसी सॉन्ग को हूबहू कॉपी करने का, खुद ही के ऊपर कॉपी करने का जो केस था वो अल्टीमेटली डिसमिस किया जाता है, जो कि लेबल कंपनी होती है जिसका नाम था फैंटेसी रिकॉर्ड्स। वो जो केस करती है इस ऑथर के अगेंस्ट में, बेसिकली जिस सॉन्ग के पैलगराइज्म का जो एलिगेशन था वो सॉन्ग उन्होंने खुद ही लिखा था, तो आप खुद के ही लिखे हुए सॉन्ग को पैलगराइज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से वो सूट डिसमिस हुआ था। अल्टीमेटली जो राइटर है, सॉन्ग राइटर है जॉन फॉरगेटी, उन्होंने काउंटर सूट फाइल किया और ये दावा किया कि जो भी मेरा खर्चा हुआ लिटिगेशन में उसको आप मुझे रिफंड करें। तो इस तरह का ये सूट था जो इवेंचुअली जॉन फॉरगेटी के फेवर में रूल होता है। तो ये थे आज के 10 जजमेंट, जो सारे इंटरनेशनल जजमेंट हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़े हुए। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और भी ये लंबा हो सकता था अगर मैं 10 के 10 जजमेंट को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में जाता, लेकिन वो मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने संक्षिप्त में कुछ जिस्ट में उसे हूबहू मैंने पढ़ के दिखाया, जो फाइंडिंग्स है और जो इंटरप्रिटेशंस है। तो आज ये मैं इसी के साथ ये वीडियो आज का मैं समाप्त करता हूँ, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट ऑन IPR से जुड़ा हुआ है। फिर मैं आगे अपने वीडियो का सिलसिला जारी रखूँगा। अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होता रहूँगा। कल के बाद से फिर मैं आपसे एक बार रूबरू हूँगा। तब तक के लिए विदा, और आप सभी से गुजारिश है कि आप मुझसे जुड़े रहें, और आपके जुड़े रहने में ही मेरा सामर्थ्य बढ़ता है। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और विदा लेता हूँ। फिर आज के बाद अलग टॉपिक को लेके मैं आपके सामने पेश हूँगा। तब तक के लिए विदा, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड।